आप के कानों में पहली बार आवाज़ आई हो कि आप विधायक बन गए? याद है वो पल? हाँ, बड़ा दौड़ के घुसे थे। जहाँ वोट का काउंटिंग हो रहा था, वहाँ काउंटिंग स्थल पूरा दौड़ के घुसे थे। जब बोले कि आप जीत गए हैं सर, तो एक मीटर था, तो हम मारे टेबल में। बोलेगा जवाब पहले दीजिए कि डीसी की पत्नी है कैसे काम कर रही है। एक बार झोला फैला दिए, 3 लाख 4 लाख का उसमें आ गया पैसा। 2 महिला आपस में लड़ रही थी, एक बुजुर्ग थी, एक थोड़ा सा युवा थी। मेरे जो चाचा हैं उनकी दोनों आंखें नहीं है, जन्म से अंधे हैं। क्या इस 4 करोड़ 32 लाख के घर में बैठकर जब आत्ममंथन करता हूँ। ऐसा विधायक अगर घर जाओगे तो खपड़ेल का घर होता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। दोस्तों, ये बात है 7/2022 की। झारखंड प्रदेश का जिला लगता है धन्यवाद, और धनबाद में एक प्रोटेस्ट चल रहा था, छात्रों का आंदोलन चल रहा था। आंदोलन था JSSC को लेकर। उसमें कुछ नियमों में बदलाव कर दिए गए थे। तभी एक लड़के के पास, एक युवा के पास फोन पहुंचता है, आओ जी आओ, चलो मुख्यमंत्री का पुतला फूकना है और एक प्रदर्शन भी करना है। जब आप प्रदर्शन की आंखें, तो जो युवा होता है वो भी उस प्रदर्शन में शामिल हो जाता है। अभी इस बीच में जब जब प्रदर्शन चल रहा है तो कोई व्यक्ति या एक पत्रकार आता है। पत्रकार ने आने के बाद उस लड़के से कहा कि भैया, मैं आपका एक छोटा सा इंटरव्यू करना चाहता हूँ। कहा ठीक है भैया, क्या पूछना चाहती हूँ। पत्रकार ने सवाल करने शुरू कर दिए, तो उस युवा ने जवाब देने शुरू कर दिए। लगभग 30 मिनट के आसपास का वो इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू इस कदर वायरल हो जाएगा, उस युवा ने भी सोचा नहीं था। हालांकि उस युवा की बोलचाल, उसके बातचीत करने का तरीका, जब वो अपनी बात रखता है या फिर स्पीच देता है, तो युवा को हर कोई प्यार करता है। और इसी प्यार, इसी मोहब्बत के चलते लोग उन्हें सलाह देते थे, मशवरा देते थे, क्यों क्यों ना आप जिला परिषद का इलेक्शन लड़ लीजिए, चुनाव लड़ लीजिए। जब चुनाव लड़ने वाली बात आती थी तो मन में ख्याल भी आता था कि हाँ ठीक है, एक चुनाव लड़ भी लेते हैं। नवंबर 2024 में विधानसभा का चुनाव था। लोगों ने फिर से जिद की कि आपको हमारी ही विधानसभा से चुनाव लड़ना है, यानी कि वो विधानसभा थी डूमरी, और वो युवा बन जाता है विधायक। ऐसा विधायक अगर घर जाओगे तो खपड़ेल का घर होता है। हालांकि जहाँ हम बैठे हैं, ये सरकार की तरफ से मिला हुआ घर है। हम आज उसी युवा के पास बैठे हैं। इनको देखकर कोई ये नहीं कहता कि ये विधायक जी है। बहुत लंबा इंट्रोडक्शन जरूर हो गया, लेकिन उनकी जो कहानी है, जो भी उनकी कहानी सुनता है वो उनका फ़ैन हो जाता है। नाम है जयराम महतो जी। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बहुत ही खुशनसीबी है कि आपके साक्षात मुलाकात हुए। आपकी क्राइम स्टोरी हम लोगों ने यूट्यूब के माध्यम से 3-4 स्टोरी आपकी सुनी है, काफ़ी प्रभावित हैं और काफ़ी शानदार तरीके से आप एक्सप्लेन करते हैं। थैंक यू। सर, जैसे कि मैं देख रहा हूँ, मैंने उस आपके बारे में जानने की कोशिश की। जब आप 2 साल के थे नहीं, तब आपके पिताजी का देहांत हो जाता है। पिताजी झारखंड अलग प्रदेश बने, उसको लेकर धरना प्रदर्शन करते थे। उनके सर में चोट लग जाती है, और चोट लगने के बाद वो ब्रेन हेमरेज हो जाती है, कि उनकी मौत हो जाती। अब यहाँ माँ हैं और एक भाई और आप। तो ये जो सफ़र है वो कैसे शुरू हुआ कि आप विधायक बन जाते, जबकि आप 2 साल के थे? पिताजी जो इस प्रदेश पर करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, क्या हुआ जो एकदम ये सब कुछ होता चला गया? अ, बिल्कुल आपने बहुत सही सुना, और आपने जो डेटा कलेक्ट किया है मेरे बारे में, लगभग लगभग ठीक ठाक डेटा कलेक्ट किया है। और मैं जिस पृष्ठभूमि से आया हूँ, और मैं आज जब यहाँ विधानसभा के अंदर बैठकर या इस 4 करोड़ 32 लाख के घर में बैठकर जब आत्ममंथन करता हूँ, तो पर मैं भी अपने आप को सवाल करता हूँ, अपने आप से खुद में क्वेश्चन करता हूँ कि जरा माँ तो यहाँ तक कैसे आया। ये एक सपने जैसा रहा, कैसे ये संभव हुआ कि एक वो लड़का, एक साधारण सा लड़का जिसको ये उम्मीद थी कि पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर लेंगे तो एक सरकारी नौकरी करनी है, और उस नौकरी की तैयारी में थे। कई पट्टे की परीक्षाओं में भाग भी लिए, कई दौड़ों में भाग लिए हैं, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि इस तरह इस झारखंड राज्य की राजनीति में, और साथ ही साथ राज्य के कई पड़ोसी राज्यों में एक चर्चा का विषय बनेंगे, ये उम्मीद ही नहीं थी। क्योंकि सपने देखने का बिल्कुल हक है, लेकिन हम लोग अपनी लिमिट में सपनों को भी देखते हैं कि भाई हम माता पिता की जो आमदनी है, घर की जो पारिवारिक स्थिति है, उसके अनुसार ही सपने देखते हैं। इसीलिए मुझे याद है, घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, और इसीलिए हम लोगों ने मैंने स्पेशल सोचा था कि भाई कम उम्र में कौन सा नौकरी होता है। तो सबसे पहले SSR का फॉर्म डाल लेते हैं, जो 16.5-17 साल में पढ़ सकते हैं। नेवी का फॉर्म होता है। हाँ, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, फिजिकल मतलब कुछ होता है, तो उसमें फिजिकल प्रॉब्लम हुआ तो नहीं हो पाया। यही रांची के मोराबादी में इंटर करने के ठीक उसी साल परीक्षा को बैठने का काम किए थे।
तो ये इसीलिए थी कि भाई जल्द से जल्द 18 साल से पहले ऐसा दिमाग में था कि सरकारी नौकरी 18 साल, लेकिन वो नेवी और एयरफोर्स का ग्रुप एक्स या वाई होता है, नेवी एसएसआर होती है और एक ना बोल रहे हैं, तो वो 16 साल में आपको जो एज क्राइटेरिया होती है, आप 16 साल में फॉर्म को भर सकते हैं। तो जैसे ही इंटर की परीक्षा पास की उस फॉर्म को भरे, तो उस समय उम्मीद थी कि भाई जितना जल्दी हो सके एक सरकारी नौकरी ले लें, क्योंकि घर की स्थिति बहुत ही खराब है, घर में कमाने वाला कोई नहीं। जैसे पिताजी नहीं थे तो और माँ ही, तो फिर आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे शुरू हुई? जी, उसमें नाना का योगदान है। मेरे नाना, उन्होंने मुझे पढ़ाया और उसका भी एक कारण था। नाना जी उस समय सर्विस करते थे 1998-99 पे उन्होंने गोल्डन मारा था। हमने रिटायरमेंट से पहले गोल्डन होता है, वो तो खैर वो ड्यूटी करने वाले लोग जानते हैं। जब पिताजी से पहले दादाजी का डेथ हुआ, दादाजी का डेथ हुआ शायद एग्जैक्ट महीना याद नहीं है, लेकिन उसके ठीक 3 महीना बाद पिताजी का भी डेथ हो गया। यानी 3 महीने के अंतराल में घर के 2 गार्जियन दुनिया छोड़कर चले गए। 2 ही गार्जियन। अब गार्जियन को जनरली पुरुषवादी सोच है, तो हम लोग पुरुष को ही अभिभावक मानते हैं, और अब ऐसे 25-30 साल पहले की कहानी है। उसके बाद क्या हुआ कि ठीक उससे पहले मेरी माँ की 2 संतान और भी थी मेरे माता पिता के, उनका भी निधन हो गया था। कम आयु में उनका भी निधन हो गया था। हाँ, मेरे माता पिता की मैं तीसरी संतान हूँ। हमसे पहले जो 2 संतान थे वो दुनिया में नहीं है अब। क्या हाँ, अब तो ऐसा बीमारी है। हाँ, छोटे बच्चे छोटी आयु में ही, तो जैसे बात है। और उसके बाद पिताजी और दादाजी 1 साल में डेथ कर, यानी 4 लोग 4-5 साल के अंतराल में जब उस परिवार में 4 लोगों की मृत्यु हो गई, तो हम लोग जिस गांव से आते हैं, पृष्ठभूमि से आते हैं, वो अंधविश्वास है, हम लोग अंधविश्वास को मानते भी। तो फिर हमारी नाना नानी ने कहा कि आपके घर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और जब मेरा जन्म हुआ तो कहा कि नहीं, इसको हमें सौंपे। तो हमें लगता है कि 1 आध महीना अगर हम सो सके तो अपने घर में रहे होंगे। उसके बाद हमें लगता है बहुत कम समय में हम अपना घर छोड़ दी, और जब थोड़ा सा हमको लगता है बड़ा है, तो पूर्ण रूप से नानी हमको अपने नानी घर लेके चली गई। क्योंकि उसका उसी बीच क्या क्या था कि एक ट्रेजेडी हमारे साथ और भी हुआ था कि जब पिताजी का निधन हुआ, तो पिताजी के निधन जब हुआ, उस समय हमारा जो छोटा भाई था वो 4-5 महीना माँ के पेट में ही था, यानी उसका जन्म भी नहीं हुआ था। जब पिताजी डेथ किए तो मेरा छोटा भाई माँ के पेट में था, तो मतलब ट्रेजेडी ही ट्रेजेडी घर में थी। तो नानी बोले कि ठीक है, और एक बच्चा तो जब उस भाई का जन्म हो गया तो बोला कि इस बच्चे को अब तुम संभालो, माँ को, और हमको बोले कि इसको हमें दे दो, और फिर हमको लेकर चले गए नानी घर। वहीं मेरा पालन पोषण हुआ, और बिल्कुल बहुत ही मतलब एक फिल्म की स्टोरी, आप स्टोरी से कम नहीं है मेरी ज़िंदगी। मेरे जो चाचा हैं उनकी दोनों आंखें नहीं है, जन्म से अंधे हैं। अगर कोई पुरुष मेरे पिताजी और दादाजी के निधन के बाद अगर मेरे खानदान में कोई पुरुष बचा भी, तो वह दोनों आँख से अंधा था, जन्मांध, यानी जन्म से उसकी दोनों आंखें नहीं थी। यानी उस समय मेरे घर में बच गए मेरे चाचा जिनकी दोनों आंखें नहीं है, 100% विकलांग का सर्टिफिकेट है उनका, मेरी दादी, मेरी माँ और मेरा छोटा भाई, 4। मैं मामा घर पहुँच गया। उसके बाद मेरा मामा घर में पढ़ाई लिखाई हुआ। फिर बीच में नाना नानी का जब निधन हुआ, फिर मामा घर भी छोड़ दिए और वापस अपने गांव चले गए, अपने घर चले गए। वहाँ सर एक आपकी बात रोक, आप पढ़ने में शुरू से ही होशियार। हाँ, बहुत ही ज़्यादा। एक बात ये कही जाती, कोई नानी के घर रहे, मौसी के घर रहे या बुआ के घर रहे, वहाँ डांटने वाला कोई होता नहीं, अक्सर बच्चे बिगड़ जाते। आपके अंदर ऐसी कौन सी ताकत थी जो आपको रोक रही थी बिगड़ने से? मोस्टली बच्चों का यही हाल हो जाता है। देखिए, जब से नॉलेज हुआ तो लोग यही कहते थे कि मतलब पिताजी नहीं, इस बात को सभी आभास कराते थे, कुछ भी ऐसा मत करना कि मतलब लोग कहें कि एक तो बाप ना है और पुटानी कर बोले, हम लोग करने में जी। तो फिर उस बात को जहन में था, और पढ़ाई लिखाई में हमेशा ध्यान केंद्रित रहा, उसके लिए सबों का सहयोग मिला। और फिर जब अपने गांव आए तो मतलब हमें लगता है कि गांव 16 साल के बाद आया अपना पैतृक आवास। चीज़ है, जब हम किसी की दूसरे के संरक्षण में होता तो हमारी बहुत सारी ख्वाहिशें जो होती, इच्छाएं होता, वो मर जाता। जैसे कुछ खाने का मन कर रहा है, जेब में पैसे होने चाहिए, कभी बढ़िया कपड़े पहनने का मन भी कर रहा है, ओके, दोस्तों के पैसे से होता है, तो हम चाह कर भी कुछ कह नहीं पाते, इसलिए बस अपने मन ही मन में शांत रह जाते हैं और अपनी इच्छाओं पर दमन कर ले। आपके साथ भी कभी ऐसा रहा होगा? नहीं? हाँ, मैक्सिमम तो अब इच्छाओं को अब तो दमन करना ही पड़ता है।
बहुत मुश्किल से इच्छाओं को पूर्ण कर पाते थे। ये तो स्वाभाविक था, जब परिवार की स्थिति वैसे नहीं है तो जाहिर सी बात है, जो बड़ी आपकी इच्छाएं हैं तो उनको आती को तो आपको नियंत्रण कर लेना पड़ता। और सामने पढ़ाई लिखाई भी बड़ी विकट परिस्थितियों में हुई, चूँकि पिताजी झारखंड आंदोलनकारी थे तो उनका क्षेत्र में सम्मान था, लोग उनके नाम को सम्मान करते, आज भी करते हैं। तो जब पढ़ाई लिखाई की बात आई और तो मेरे चाचा जी और उनका राजनीति डिग्री कॉलेज के हमारे एक प्रिंसिपल थे, आज दुनिया में नहीं है, तो उनसे बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि ज़रा हम मैट्रिक पास कर गए हैं तो उनको इंटर पढ़ाना है, इंटर साइंस लेके पढ़ना चाहता है तो उसमें ट्यूशन फ़ी लगेगा, तो ट्यूशन फ़ी हम लोग नहीं दे पाएंगे। हाँ, ट्यूशन फ़ी भी अफोर्ड करने की स्थिति में मेरा परिवार नहीं था। तो फिर एक दिन सर आए, घर आए, उन्होंने हमें घर राजगंज लेके गए। फिर जो उनके कॉलेज के प्रोफेसर्स थे, केमिस्ट्री पढ़ाने वाले, फिजिक्स पढ़ाने वाले, उनसे कहा कि ये जयराम बाबू हैं, हमारे अपने अपने घर के हैं, इनसे ट्यूशन फ़ी ना लिया जाए। तो फिर सुरेश सर, जितेंद्र सर केमिस्ट्री पढ़ाते थे, सुरेश सर फिजिक्स पढ़ाते थे, और एक आरूप सर थे जो मैथ पढ़ाते थे। तो हमसे शुल्क नहीं लिया गया, हमसे शुल्क नहीं लिया गया। तो इस प्रकार से इंटर ऑफ साइंस हुआ। हम ट्यूशन पढ़ाते थे, ट्यूशन से अपना आने जाने का भाड़े का खर्च हो गया, का कॉपी कलम इत्यादि का खर्च हो जाता था। और उसके बाद अगर मान के चलिए वन टाइम फॉर्म फिलअप या रजिस्ट्रेशन में चार्जेस लगते थे, तो अपने जो दोस्त हैं या फिर जिनका फैमिली कंडीशन ठीक था, उनसे हम सपोर्ट मान लेते थे और करते थे, बेहिचक करते थे। कितने, 3 साल या 4 साल अपने ट्यूशन पर? नहीं, ट्यूशन तो हम जब जिस दिन हम आंदोलन में आके चर्चित थे उस दिन तक पढ़ाएं। अच्छा, हाँ, हमको याद है कि हम शायद 9वीं क्लास से ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। 9वीं से लेकर? हाँ, 9वीं से। जब 9वीं में थे उस समय 5 से नीचे के बच्चों को पढ़ाते थे। 9वीं से लेकर जिस दिन तक हम आंदोलन में आके चर्चित नहीं हुए हैं, झारखंड राज्य का चेहरा नहीं बने, उस दिन तक हमने ट्यूशन पढ़ाए। और बाकायदा उस दिन तो उस समय तो स्कूल में पढ़ाते थे। अच्छा, अभी निःशुल्क शिक्षा था। एक हमारे गांव के बगल में, बगल में हमारे गांव में ही एक सरकारी स्कूल है, वहाँ हम पढ़ाते थे। मास्टर ऑफ आर्ट्स कंप्लीट करने के बाद मेरा सोच हमेशा डिफरेंट रहा है, तो वहाँ हम पढ़ाते थे। और ये मूवमेंट हुआ तो हाईलाइट हो गया, तो उसके बाद से उधर पढ़ाई, ट्यूशन पढ़ाना, ये सारी चीज़ें छूट गई। और जब इंटर हुआ तो इंटर के बाद जब ग्रेजुएशन में गए तो फिर ग्रेजुएशन में जिस कॉलेज के वो सब प्रिंसिपल थे वो डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल थे। फिर उन्होंने अपना वहाँ भी फ़ी हमारा माफ़ करवा दिया, वहाँ भी मेरा फ़ी नहीं लगा। उसके बाद वहाँ से निकल कर पी.के. रॉय मेमोरियल कॉलेज गए तो सरकारी कॉलेज था। और उसके बाद पीएचडी करने के लिए तो प्यारी माता विश्वविद्यालय धनबाद, वो कंपटीशन पास करके गए तो वहाँ भी कोई फ़ी नहीं लगा, भी सरकारी में। कमेंट्री होती है फुटबॉल की या किसी की गेम की, और आपके हाथ में जब माइक आता था तो लोग वहाँ मैच देखने नहीं, आपको सुनने के लिए जाते थे। हाँ, ये था, ये किस्सा मेरा है कि अगर वो लोग जान जाते थे कि आज फाइनल है, जैसे आसपास के इलाके में, मेरा तोपचांची है, तो तोपचांची में कोई बड़ा टूर्नामेंट है या फिर पास में बागमारा है, इधर राजगंज का क्षेत्र है इधर, हाँ, तो वहाँ अगर कोई बड़ा टूर्नामेंट है तो लोग जानते थे कि फाइनल मैच वो लड़का आएगा, हाँ, तोपचांची का वो लड़का आएगा। और मतलब आधे लोग अगर फुटबॉल को देख रहा है या नहीं देख रहा है, वो कोने में बैठकर हमारी कमेंट्री सुनता था और बहुत तरह की मतलब बातों को रखते थे। मेमोरी काफ़ी तेज थी, तो हम फुटबॉल का, क्रिकेट का पूरा हिस्ट्री दिमाग में ही लौट रहता था कि वो जब 1930 में वर्ल्ड कप किसने जीता, 34 में कौन खेला, 38 में कौन खेला, 50 में कौन, 54 में, 58 में, 62 में, 66 में, 70 में, 74 में, 78 में, 82 में, 86 में, 90 में, 94 में कौन कौन टीम जीता, कितना गोल से जीता, ये सारा हम अलग यूनिक कमेंट्री करते थे। हाँ, उसके बाद कुछ कुछ लॉजिक तो मैंने उदाहरण देने के लिए बातों को लाते थे, जैसे पहले की कहानी को लाते थे कि पहले जब तीसरी क्लास में थे, चौथी क्लास में चले गए तो उनको स्कूल से निकाल दिया गया। उसका 2 कारण था, एक तो उनका रंग काला था और दूसरा वो स्कूल की फ़ी नहीं भर पाते थे। तो हमारे देश में भी आज हम लोग वहाँ को, उस देश में रंग के आधार पर भेदभाव होता है, हमारे देश में भेदभाव होता है, उन चीज़ों को रिलेट भी करते थे सोसाइटी से। और फिर कहते थे कि उसने कितना मेहनत किया कि जब तक ये दुनिया रहेगी पहले का नाम स्वर्णिम अक्षर में होगा। तो इस प्रकार से लोग, मैक्सिमम लोग, मतलब आधा देखते थे, आधा हमको वॉच कर, मतलब लोग भी दिलों में उतरते। हाँ, मैं अपने शब्दों से, अपने भाषणों से लोगों के दिलों में अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो इसी बोलने की वजह से ही लोगों को लगता था कि आपको जिला परिषद का इलेक्शन। हाँ, तो केवल कि आप उसके बाद हाँ, जब अच्छा तरीके से चीज़ों को समझाते भी थे। अगर कोई 2 आदमी लड़ रहे हैं आपस में, 2 आदमी झगड़ा कर लिए, तो उनको बड़ा अच्छा समझाते थे। छोटी उम्र में पंचायती में चले जाते थे, मुखिया लोग बैठे हैं, मुखिया सरपंच और गणमान्य लोग बैठे हैं, 70-80 साल के बुजुर्ग, वो फैसला कर रहे हैं, अब छाट, हाँ, उसी बीच में हम भी दोस्त सब कुछ बोलना चाहते हैं। और जब हम बोलते थे तो पूछना, नहीं किसका लड़का है, हम गाँव लेता है, ककर बेटा लो, अपनी भाषा में।
तो बोलते थे कन्ना है बड़ी तेज हो। तो 9वीं 10वीं क्लास में हम पंचायत को अटेंड करते थे और हम कहते थे कि हम कुछ बोलेंगे, इस आप जो मीटिंग कर रहे हैं इससे हम भी कुछ बोलना चाहते हैं, और कहते थे और वो सुनते। आप लोग प्रभावित होते थे। तो इसलिए लोग कहते थे कि आपको चुनाव लड़ाई। तो फिर आपको वहाँ जैसे पंचायत में बुजुर्ग लोग बैठे होते हैं, तो फिर वहाँ आपको स्थान भी मिलता होगा यानी कुर्सी। हाँ, उसके बाद धीरे धीरे हमारा स्थान मिलने लगा। और हमें याद है कि एक बार आयु कम थी तो ऐसे हापेंड में ही चले गए थाना। तो थाना प्रभारी कुछ बड़ी घटना थी, 2 पंचायत के मुखियालय थे, तो दोनों से पूछा कि कौन है जी? बोले हम नहीं हो के बोसला वो। मैंने को नाम बाबा लगते थे रिश्ते में। तो मतलब था कि जब हम पंचायती करते थे उस पंचायती में हम बैठ जाते थे और जो अपना बात रखते थे उसको लोग पसंद करते थे और तर्क को भी पसंद करते थे। हम एक बेहतरीन उदाहरण आपको देते हैं। क्रिकेट खेलने गए थे और क्रिकेट खेलने के बाद एक गाँव में चापाकल हम लोग पानी पी रहे थे, चापाकल जो हेडपम्प होता है जी। तो 2 महिला आपस में लड़ रही थी, एक बुजुर्ग थी एक थोड़ा सा युवा थी, यानी बुजुर्ग जो थी वो सास थी और जो युवा थी वो पुतोह थी। तो हम लोग बोले भाई पब्लिकली आप लोग मारपीट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, क्या मैटर है? तो बोला इसका 2 बेटी है, जान ही रहे समाज की स्थिति, बेटी होने से समाज में सम्मान तो अभी हालांकि अब 21वीं सदी में है लेकिन फिर भी ये स्टार्टिंग टाइम में। तो बोला इसका 2 बेटी है इससे मान सम्मान नहीं करती है। तो हम बोले तो इसमें इसका क्या दोष है? हम 10वीं क्लास में है और 10वीं क्लास में मेरा सोच देखिए। हम बोले इसमें इसका क्या दोष है? बोला कैसे? हम बोले आप लिंग निर्धारण नहीं पढ़े हैं, गुणसूत्र नहीं पढ़े हैं? एक स्त्री के पास एक्स नामक गुणसूत्र होता है, एक पुरुष के पास XY नामक गुणसूत्र होता है। और जब उन दोनों के बीच क्रिया होती है और उस क्रिया में जब एक स्त्री का अंडाणु और पुरुष का शुक्राणु जब XY मिलता है तो लड़का बनता है और XX मिलता है तो लड़की होती है। तो ये तो निर्भर पुरुष पे करता है कि वो लड़का होगा कि लड़की, क्योंकि इसके पास दोनों एक गुणसूत्र X है, इसका XY है तो ये Y देगा तभी तो लड़का होगा। अब पुरुष के पास Y उस टाइम X हो रहा है, इसके पास ऑलरेडी X ही है तो लड़की होगी। तो दोष पुरुष का होता है, इसमें लड़की को आप क्यों गाली दे रहे हैं? समाज की तो अभी भी धारणा यही है कि अगर 2 बेटी हुआ तो उनके समझ में आई अपना दूसरा शादी कर लेगा। उनके समझ में आई बात ये वाली नहीं क्या आसान है, कैसे समझ में आएगा? उसका पति को थोड़ा समझ में आया। हम बोले आप पढ़े हैं कि नहीं जी 8वां क्लास में? हाँ। लिंग निर्धारण गुणसूत्र के बारे में पढ़े ही नहीं चैप्टर, इसमें आपका कसूर है। तो लोग एकदम आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे, क्योंकि वो किताब में केवल आंसर के लिए नंबर लाने के लिए पढ़ते थे और उस चीज को हम रियल लाइफ से कनेक्ट कर देते थे कि भाई आप किताब पढ़े कि नहीं। 8वीं क्लास में हम लोग यहाँ से निकल कर आए हैं और वहाँ स्पष्ट इस बात का जिक्र है। तो लोगों का दिमाग जब हम तर्क अपना रखते थे तो बड़ा बेहिसाब तर्क हो जाता था मेरा, तो इसलिए लोग बड़ी सराहना करने लगे। तो ये जिला परिषद तो खैर अलग चला गया, क्योंकि जब मुख्यमंत्री का पुतला फूकना है, एक नियमों में बदलाव हो जाता है, आपको प्रोटेस्ट में बुलाया जाता है, वहाँ आपका फिर एक जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ वायरल हो जाता है। तो फिर यहाँ अभी लोग देख रहे हैं कुछ, और आपके दिमाग में ये कैसा है कि लोकसभा के इलेक्शन लड़ना है? देखिए लोकसभा का इलेक्शन बहुत टफ होता है। अरे भाई कोई छोटा मोटा इलेक्शन नहीं, लोकसभा पैसे के पास भी कुछ पैसे बिल्कुल सुनिए कहिए तो पैसे कहाँ मतलब उस समय मेरा एक अकाउंट था, वो भी इसलिए था कि हम एक वॉलंटियर की जॉब किए थे। जैसे नेहरू युवा केंद्र एक संस्था होती है डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक संस्था पूरे हर एक जिले में होती है, नेहरू युवा केंद्र आप तो जानते हैं। तो उसमें वॉलंटियर होते हैं जो हर एक प्रखंड से आते हैं, ब्लॉक से 1 ब्लॉक से 2 वॉलंटियर होते हैं और उनको उस समय 2,500 रुपये मिलते थे। उसमें वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 2,500 रुपये मिलते थे। तो उस समय हम MA भी जाते थे, तो MA की पढ़ाई भी करते थे धनबाद में और केंद्र भी हमारा धनबाद में था। तो हमने उस काम को कर लिया, क्योंकि हम तेज थे, इंटरव्यू वगैरह दिए, तो ऐसे भी उनको स्पोर्ट पर्सन चाहिए। नेहरू युवा केंद्र ने युवाओं का जगह वहाँ ज़्यादा तो खेल ही होता है, खेल और सोशल कार्यक्रम। तो उसमें जब हमारा एक्टिविटी को जाने तो सिलेक्शन मेरा हो गया। तो 2,500 रुपया, तो मेरे पास अकाउंट जो था उसी में पहली बार पड़े थे, लेकिन पैसा नहीं था। अब हुआ क्या कि जब भी हम लोग जाने लगे चुनाव प्रचार में तो अरे सभा होने लगा तो भाषण देने के बाद एक चादर फैला देते थे और सबसे आग्रह करते थे कि डोनेट करिए। और मैंने बहुत बेहिसाब डोनेट होता था। एक मतलब लाइक एक मूवी फिल्म चल रहा हो, 3 लाख 4 लाख एक टाइम वन टाइम। अच्छा, वन टाइम एक बार झोला फैला दिए 3 लाख 4 लाख का, उसमें आगे पैसा से फिर एडवर्टाइज वगैरह, बैनर, पोस्टर, कार्यक्रम सारे चीज़ खर्च होने लगे। और फिर हम अकाउंट नंबर भी सार्वजनिक किए कि भाई ये मेरा अकाउंट नंबर है, चुनाव में अकाउंट बनाना पड़ता है। तो उस अकाउंट में हमको याद है मिला था 19 लाख रुपया। अच्छा, हाँ 19 लाख रुपया उस अकाउंट में। मतलब 0 से सीधे 19 तक। 0 से 19 लाख, हाँ 0 का ही अकाउंट है, अकाउंट 0 से सीधा 19 लाख रुपया उस अकाउंट में था। और वो केवल पब्लिक का डोनेशन
उसके बाद चुनाव लड़े तो आश्चर्यजनक चुनाव था, क्योंकि झारखंड की हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 27% वोट लेकर आया। तो 3.5 लाख। हाँ, 3.5 लाख वोट मेरा था, और 2 विधानसभा को हम लीड भी किए थे। अच्छा, 2 विधानसभा को हम लीड किए, टोटल कितनी विधानसभा? 6 विधानसभा हमारे 6 में से आपने 2 को, 2 को हमने लीड किया, हाँ 2 को हरा दिया। और अभी 4 हैं, इसलिए आप हाँ 4 में, एक में हम 60,000 वोट लाए, उसमें जो जीते हैं उनसे 10,000 का फासला था। एक में 47 था, उसमें उनका 80 था, यही 33,000 का फासला था। एक में 53 था, और इसी तरह से था। एक में 22 था, वो सबसे कम था, वो 22 था, बाकी 50,000 के वोट। ये तो आप मान लीजिए, ये इलेक्शन पैसों की वजह से नहीं, जो आपकी बहुत पहले से जो आपने नींव रखी। मात्र नहीं, बार हम तो लड़ रहे हैं ना कि ये ऐसा इलेक्शन था जो यूट्यूब में मेरा भाषण सुन के वोट दिए। अच्छा, हाँ, यूट्यूब में मेरे आइडियाज़, मेरे बोलने का तरीका, और उसके बाद कुछ काम भी किए। जैसे कोई प्रोटेस्ट में जाते थे, अफसर लोग से सामना होता था, बड़े पदाधिकारी, तो किसी से नहीं डरते थे। हाँ, केवल पटकने के लिए हम जाने जाते थे, सामने डीएसपी वगैरह कोई भी रहो, तब उनका नाम हाथ से मीटर हमको सुनना आया था कि डीसी की पत्नी 1 लाख की सैलरी फ्री फोकट में उठा रही है कंपनी। तो एक मीटर था, तो हमारे टेबल में बोलेगा जवाब पहले दीजिए कि डीसी की पत्नी है कैसे काम कर रही है। ये मतलब जिगर किसी का नहीं। अब सामने पूरा सिस्टम बैठा है, और आप जिले के उपायुक्त पर डीसी को चैलेंज कर देंगे। कितनी उम्र रही होगी जब ये बोलते थे आप? नहीं, उम्र हुआ 23 साल के? नहीं, जो यही आंदोलन के टाइम। अच्छा, आंदोलन में। हाँ, तो ये चीज़ें प्रभावित करने लगे। निडर लड़का है, निडरता से बात करता है, और लास्ट में डीसी ने स्वयं अपनी पत्नी को हटा दिया। बोला नहीं, वो जहाँ जहाँ वो लड़का जाएगा तहाँ था नाम लेके बोलेगा कि डीसी की पत्नी वहाँ नौकरी कर रही, जॉब कर रही है। अब तो हाँ, फिर लास्ट में उन्होंने कहा नहीं, छोड़ दो जॉब। तो ये मई 2024 में इलेक्शन हो जाता है। अब उसके बाद फिर आगे कहाँ? उसके बाद तो अब जब वोट आया 3.5 लाख, हम्म। तो हाँ, मैंने झारखंड के तमाम पेज ने जो फ्रंट थे कि हार के बाद भी झारखंड की राजनीति के हीरो बने दे हार। हाँ, ये मैंने शीर्षक था अखबारों का कि हार के भी झारखंड की राजनीति के हीरो नायक बन गए जरा। तो उसके बाद सबको लगा कि नहीं, विधानसभा टफ हो जाएगा। लोकसभा था, लोकसभा में लोग चेहरा देख रहे थे, चेहरा तराश रहे थे, विधानसभा अलग होगा। तो हम लोग मेहनत किए, और विधानसभा में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया, लगभग कभी 11 लाख वोट लाए, यानी जो टोटल का 7% होता। आप रहने वाले धन्यवाद धन्यवाद जी। और आपको विधानसभा में कितनी टूंगी, जो कि हाँ, उसमें 90,000 वोट था। अच्छा, उस समय तो मतलब एक ऐसा इमोशनल था, मैंने हम लोगों के साथ हमारा जुड़ाव था कि सब बोलते थे कि मेरे विधानसभा आप लड़ी। अच्छा, मेरा होम विधानसभा टुंडी, टुंडी में भी अच्छा खासा वोट था, 60,000, लेकिन 10,000 से हम पीछे थे। इसीलिए सबका कहना था कि देखिए, पहला चुनाव है, पार्टी के मुख्य लीडर आप हैं, आपका जीत के जाना जरूरी, आपके चलते ये पार्टी बनी है, आपको देखकर हम लोग मैंने नया सोच के साथ आगे बढ़े हैं। तो इसीलिए वो सेफ सीट है, वहाँ 90,000 आप लाए हैं, और आपसे जो सेकंड में वो 55,000 लाया, यानी आपसे आप 35,000 वोटों से आगे। तो इसलिए एक सेफ सीट से लड़ी, और दूसरा एक हॉट सीट से लड़े, बेरमो, वहाँ क्यों हाँ, 2 सीट्स लड़े। हाँ 2 सीट लड़े। एक ने दिमाग में आया कि भाई अब अपनी पार्टी बनी चाहिए। आज अब देखें कि अच्छा खासा मिलना लोगों का आशीर्वाद मिलने लगा, तो लड़े। तो कितने, 70-71 पे? 71 सीटों पे लड़े। कितने पे लीड दी थी आपने? लीड तो जीते एक ही, लेकिन दूसरे स्थान पर रहे। आई थिंक 1 2 3 या 4 सीटें थी जहाँ दूसरे स्थान पर रहे, और कम से कम 40 सीटें थी जहाँ तीसरे स्थान पर रहे, और उसमें भी कम से कम 18 से 20 सीटें ऐसी थी जहाँ हम लोग 30,000 से अच्छा वोट, 30,000 के आसपास वोट लाए। कमानी हो गया। हाँ, बड़ा एकदम कमाल हो गया। 70,000, 60,000, 50,000 इस प्रकार भी वोट आए। जब आप के कानों में पहली बार आवाज़ आई हो कि आप विधायक बन गए, याद है वो मतलब? हाँ, बड़ा दौड़ के घुसे थे जहाँ वोट का काउंटिंग हो रहा था, वहाँ काउंटिंग स्थल पूरा दौड़ के घुसे थे। जब बोले कि आप जीत गए हैं, 7,000 वोट से लीड हो गए हैं, अब यहाँ से हारना मुश्किल है। तो था मतलब इतनी हाँ नहीं जाम थी, ये जमीन पे बैठ गए थे? नहीं, ध्यान थी बड़ा, लेकिन उससे भी ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था लोकसभा। अच्छा, हाँ, लोकसभा ही था। लोकसभा में जब नॉमिनेशन मेरा जो था वो भी फिल्मी स्टाइल का था, और अंतिम दिन काउंटिंग दिन मूवी का स्टाइल। इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ कि रात 9 बजे जाम क्लियर करा पाई थी। और उस दिन और ट्रेजेडी क्या हुई, हमारे एक पुराने केस में नॉमिनेशन के तुरंत बाद पुलिस हमको अरेस्ट करने आ गई। क्यों? पुराना केस था मेरा। अच्छा, आप पे? हाँ हाँ, 13-14 केस भी तो लगे ना यहाँ पे? हाँ, आंदोलन के केसेस ने। अच्छा, तो अरेस्टिंग करने के लिए आ गए, तो मेरा तो एकदम दिल, हम तो दिल गार्डन रहा कि चलो मेज में हाथ मारते थे, वो केस हैं आप? हाँ, उसी प्रकार के केसेस। हाँ, तो
उस दिन क्या हुआ कि इतना इमोशनल था कि लोग प्रशासन को 3,000 की संख्या में पुलिस, सीआरपीएफ, झारखंड पुलिस, दर्जनों डीएसपी और महिलाएं बुजुर्ग उनसे भिड़ गई। बोला हाथ लगाने नहीं देंगे। गजब का दिन माहौल था। बोला हाथ लगा के देखिए सब लड़ने के लिए तैयार थे बहुत। लास्ट में हमको याद है प्रशासन तो अपना भाई ठीक ही सरकारी ड्यूटी करके इसको अरेस्ट करेंगे, लेकिन बोकारो उस जिला के एक बड़ी पुलिस पदाधिकारी ने रात को अपने सभी स्टाफ को मिठाई बांटी कि अच्छा हुआ उसको आप पकड़े नहीं तो आग लग जाती। ये माहौल था। अच्छा हुआ उसको ड्यूटी करना था, पकड़ना था, लेकिन वो दिल से चाहता था कि हम इसको ना पकड़े। मैंने कुछ फोटो में देखा है कि बच्चे भी झंडा लेके आपका घूम रहे हैं, जो आपके शायद गैस सिलेंडर का। हाँ बहुत माने छोटे छोटे बच्चे टी शर्ट बना लिए अपने घर में। कोई हम किसी को कुछ नहीं दी, कुछ भी नहीं दिए। 2300 बूथ होता है और अब हमारे जो वर्तमान सांसद हैं उस समय भी वही सांसद थे जिनसे हम हार गए। उन्होंने पहला चैलेंज हमको यही दिया था कि अगर जयराम बाबू का 2300 बूथ में अगर एक नेता है तो उनको हम नेता मान लेंगे। सही से था 2300 बूथ में रेखा के मैंने हर बूथ में एक आदमी नहीं था मेरा, एक भी आदमी नहीं था। उसने हमको लगता है जो बूथ एजेंट मेरा 1200 या 1400 बूथ में मेरा बूथ एजेंट था। डुमरी जिसको बोले, डुमरी में 90% बूथ में हमारा बूथ एजेंट था। टोंडी में भी लगभग 90% बूथ में था। गिरिडीह में हमको लगता है 20% बूथ में मेरा एजेंट था, 20 से 25%। बागजा में पूरे बूथ तो शायद वोट का। हाँ अरे कोई भी चुनाव लड़ता है तो कम से कम उसका बूथ एजेंट होता है उस बूथ में, वो कलम कॉपी लेके बैठता है। बीजेपी तो जीती सी बात कर, वो भी बूथ सबसे मजबूत। तो मेरा 50% बूथ तो मेरा एजेंट नहीं था और हम 3.5 लाख वोट लेकर आए। ये तो चीज था सबसे मतलब मेरा राजनीतिक करियर का जो निर्णायक पल था वो लोकसभा का चुनाव था। लोकसभा का चुनाव में जो वोट आया उस वोट ने तय किया कि हम लोग भविष्य का नेता बनेंगे। जैसे जिस दिन रिजल्ट आया, पहले चुनाव में हार गए, रोए को रोए, क्या सब एक सांसद बनने का सपना टूट गया था। मतलब कह सकते हैं कि बच्चा ही कहेंगे राजनीति का अपने आप कि आपके नसीब में मुख्यमंत्री बनना लिखा। खैर वो तो भविष्य की बात है, लेकिन उसमें इसलिए वाले ने आपको जिला परिषद नहीं लड़वाया, सीधा लोकसभा लड़वाया। हाँ लोकसभा में आप हारे तो और हिम्मत दी, लोग आगे बढ़ने की सोचते हैं, आप एमएलए पे आ गए और एमएलए बनने के बाद भी फिर आपने 71 सीटों पे खड़े कर दी, उसमें से 40 सीटों पे बहुत शानदार तीसरा स्थान का और 20 सीटों में 30,000 से ज़्यादा। और आप पे अपनी पार्टी है और उसको मजबूत तरीके से, और जिस तरह से लोगों का आपको प्यार करता है, तो झारखंड के आप मुख्यमंत्री होंगे। लोगों का तो भाई 7% लोगों का तो यही मानना है। 7% लोगों ने मुझे हमारे पार्टी के कैंडिडेट को हमें यही बोल के वोट दिया था कि हम जयराम महतो को एज ए चीफ मिनिस्टर झारखंड का देखना चाहते। 7% लोग मानते हैं। अच्छा हाँ ये भी मायने। मेरे को लगता है कि शायद बीजेपी के कई बड़े नेताओं को पोलिंग हुआ था, उनको 7% लोगों ने नहीं पसंद किया था। सबसे आगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ही थे, इनके बाद शायद बाबूलाल जी थे या कि चंपई जी थे, आइडिया नहीं, अभी उतना नहीं था। तो बड़े नेताओं को 7% लोग नहीं मानते थे कि सीएम होंगे। 2%, 3%, 4%, और वहाँ 7% लोग माने नहीं, उन्हें वोट भी किया कि भाई ये लड़का मुख्यमंत्री। माँ के क्या हाल चाल? माँ और भाई? माँ हाँ गाँव में रहती है, अपना जो पैतृक आवास है वहीं पे रहती है, भाई भी वहीं पे रहता है। दादी अभी जीवित हैं और उनको वृद्धा पेंशन मिलता है। चाचा जी? चाचा भी हैं। चाची पूरा नहीं चाची नहीं, चाचा का शादी नहीं करवाई, चूंकि आंखें ही नहीं थी दोनों, तो पिताजी ने कहा कि कैसे फिर भरण पोषण होगा, कठिनाई होगी, तो चाचा का शादी नहीं करवाई। उन के अब अगली तैयारी अगली विधानसभा की? हाँ अब अगले विधानसभा की तैयारी हो, साथ में जो बीच में मैटर्स आएंगे, समस्याएं हैं कि उनके पर लड़ना है, भिड़ना है। मेरी बातें बहुत सारी सच हो जाती हैं, मैं भी ये दुआ करूँगा कि मैं मुख्यमंत्री साहब भी था। चलिए आपके साथ 7% तो लोग चाहते हैं। जयराम महतो जी की ये कहानी है बड़ी दिलचस्प, मुझे तो बड़ा ही इंटरेस्ट आया और उम्मीद करता हूँ आपको भी इसमें पूरा इंटरेस्ट आया होगा। जब ये मुख्यमंत्री बनेंगे तो इनके मुंह से कई बार निकला फिल्म, तो देखना कभी फिल्म भी बनेगी और वो बड़े पर्दे पे भी चलेगी। जब बड़े पर्दे पे चलेगी तो झारखंड के इस युवा जयराम महतो की कहानी लोगों को बहुत पसंद आएगी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।